Hello students. Today I'm going to teach you next topic of CDP, Child Development and Pedagogy, which is influence of heredity and environment. Okay. तो अब मैं आपको ये दो टर्म का मीनिंग समझाऊंगी, which is heredity and environment. Okay. हेरिडिटी क्या होता है बच्चा? हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक और एनवायरमेंट को वातावरण. ठीक है. तो एक लाइन में आपको बताती हूँ. ह्यूमन बीइंग हैव अ कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर बट ऑल ह्यूमन बीइंग कैरी डिफरेंट सेट्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स लाइक. अब हेरिडिटी में पता है क्या क्या आ जाता है आपका? हेरिडिटी में आपका आ जाता है आई कलर, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स से भी मिल सकता है. आपने देखा होगा ना कि कभी कभी पेरेंट्स की जो आई कलर होता है वो ब्राउन होता है या फिर हेजल ब्राउन होता है या ब्लैक होता है या ग्रीन होता है, ब्लू होता है. वो बच्चों का भी मोस्टली वैसा होता है. ठीक है. और क्या आ सकता है इसमें? हेयर कलर हो गया. हेयर कलर. नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें आपका? हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि कुछ पेरेंट्स थोड़े फैट होते हैं तो उनके बच्चे भी थोड़े मोटे होते हैं. ठीक है. और क्या हो सकता है इसमें आपका? स्किन कलर भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो बच्चे भी मोस्टली वैसे ही होते हैं. ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना वो हेरिडिटी के थ्रू होते हैं. आई कलर हो गया आपका, हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हाइट हो गई, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया. जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा जब आप स्कूल में थे या फिर कॉलेजेस में थे कि जैसे पेरेंट्स होते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो एग्जैक्टली अपने मॉम डैड की तरह दिखता है, ये तो एग्जैक्टली एकदम उनकी ट्रू कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है. तो वो सारे फैक्टर्स बच्चे हेरिडिटी की वजह से होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चे. Heredity and environment. An introduction. The development of a human is based on various factors. Two of which are most defining for an individual is heredity and environment. जो हेरिडिटी है वो ह्यूमन इज बेस्ड अपॉन वेरियस, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है. These two parameters define how we grow, कैसे हम बढ़ते हैं, कैसे हमारी ग्रोथ होती है, एंड हाउ वी टर्न आउट टू बी. टर्न आउट टू बी मतलब क्या हमारा रिजल्ट होगा. A debate on importance of heredity and environment is often conducted, is very prominent. Over time, the studies have shown that we are part and parcel of combination of both of these. Part and parcel मतलब ये हमारे पार्ट है, ये हमारा रिजल्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कि हम कैसे होंगे. इट इज ऑल्सो ऑफ्टन डिबेटेड दैट विच फैक्टर इन्फ्लुएंस मोर. अब ये बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दोनों ही, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इज इक्वली मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. Heredity is the science where we study the impact of genetic factors on our behavior and development. ये जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, अब मैं आपको जेनेटिक फैक्टर बताती हूँ. जैसे अभी मैंने आपको बताया हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे होते हैं जेनेटिक फैक्टर. हाउ दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हाउ दे इम्पैक्ट द ह्यूमन. मतलब इस पर डिपेंड करते हैं कि कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं, मतलब कैसे ये ट्रांसफर होते हैं कि मॉम या डैड में से बच्चे में कैसे ट्रांसफर होते हैं ये. ठीक है. वाइल एनवायरमेंट इंक्लूड्स एवरी अदर थिंग एक्सेप्ट द हेरिडिटी. हेरिडिटी को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एनवायरमेंट में आते हैं. ठीक है. एंड एनवायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग. सराउंडिंग जितनी भी होती है हमारी, घर से लेके बाहर, नेबरहुड, स्कूल जाते हो आप, मतलब एवरीथिंग इज एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट.
विच एन इंडिविजुअल इज ग्रोइंग अप, जिसमें इंडिविजुअल होता है, जो चाइल्ड होता है वो ग्रो अप हो रहा होता है, ठीक है। द प्रेयर ग्रुप हो गया, उसमें एजुकेशन हो गई, आर ऑल्सो फैक्टर इन द एनवायरमेंट। मैंने आपको बताया ना, हेरिडिटी के फैक्टर को छोड़ के सब चीज आपके एनवायरनमेंट में आती है, ठीक है। चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, एजुकेशन हो गई, हर चीज आपकी एनवायरनमेंट में आती है, ठीक है बच्चे। देयर आर सर्टेन लॉज अंडर हेरिडिटी बाय विच द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल आर फॉर्म। कुछ लॉज हैं हेरिडिटीज के, जो कि जो बिहेवियर चेंज होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो इस वजह से होता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड लुक, देखते हैं वो कौन कौन से लॉ हैं, ठीक है बच्चे। Laws of heredity. A brief description. There are a total of 3 laws. कितने laws होते हैं? 3 laws होते हैं heredity के, that define the heredity and its implication. First देखते हैं law of similarity. Law of similarity. Similarity मतलब एक जैसा. In this law, the offspring are an exact replica of their पेरेंट्स। मैंने अभी आपको बताया ना कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, ये तो बिल्कुल यार जेरोक्स कॉपी है, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी अपने मॉम डैड की। तो रेप्लिका क्या होता है? एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली लाइक अ जेरोक्स कॉपी। इन दिस लॉ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या हो गया? जो उसके बच्चे होते हैं, आर एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स। एकदम एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, उनका आई कलर वैसा ही होता है, हेयर कलर वैसा ही होता है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स आर बॉर्न इंटेलिजेंट। आपने देखा होगा मोस्टली जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि आजकल आपने रिसेंटली देखा होगा आईएएस का रिजल्ट आया है, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है। तो आपने देखा होगा इंटरव्यूज वगैरह में या फिर जितने भी आर्टिकल्स वगैरह छपे हैं उन बच्चों के, तो उसमें आपने देखा होगा उनके पेरेंट्स ना मोस्टली या तो आईआरएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, या आईएएस होते हैं, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं वो सारे के सारे पेरेंट्स। तभी वो बच्चे अपने, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वो माहौल देते हैं, एंड वही जो उनकी इंटेलिजेंस होती है ना, वो ट्रांसफर होती है अपने बच्चों में। तभी उनके बच्चे ये सब चीजें कर पाते हैं। मोस्टली मोस्टली केसेस में बता रही हूँ, सारे केसेस में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। while the child of a dull parent of a often born dull, और जिनके पेरेंट्स थोड़ा डल होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है उनको शुरू से, उनकी हेरिडिटी भी वैसी होती है, तो उनके जो पेरेंट्स जैसे डल होते हैं ना, तो बच्चे भी थोड़े डल होते हैं। इन दिस केस द ऑफस्प्रिंग प्रोडक्ट आर ह्यूजली सिमिलर टू देयर प्रीवियस जनरेशन। द प्रीवियस जनरेशन कौन सी होगी हमारी? मदर एंड फादर, ठीक है। तो मदर अगर जैसे इंटेलिजेंट है, फादर भी इंटेलिजेंट है, तो मोस्टली मोस्टली ऐसा होगा, मैं हर केस में नहीं कह रही हूँ, मोस्टली केस में जो चाइल्ड होगा ना, वो भी इंटेलिजेंट होगा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बदलाव। अंडर दिस लॉ द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली वेरिड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शायद आप भी अपने पेरेंट्स से थोड़ा सिमिलर नहीं होंगे, तो लगते ही नहीं होंगे कि शायद आप अपने, मतलब कुछ कुछ कहते हैं ना कि अरे ये आपका बच्चा है, ये तो लग ही नहीं रहा आपका बच्चा है। तो उस वो कौन से लॉ में आ गया? लॉ ऑफ वेरिएशन में। इट हैज़ नो गारंटी दैट ऑल द एडवांसमेंट ऑफ द पेरेंट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू देयर चिल्ड्रन। ज़रूरी नहीं है कि आईएएस का बच्चा इस केस में आईएएस ही बने, या फिर कोई अच्छी पोस्ट पे हो, टॉप पोस्ट पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ कुछ जैसे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके बच्चे थोड़े से डल निकल जाते हैं, तो वो लॉ ऑफ वेरिएशन की वजह से होता है, ठीक है बच्चे। These all depends upon the genes transfer from parents to their children, ठीक है। वो इस पर डिपेंड करता है कि उनके जो जीन्स है वो ट्रांसफर हुए पेरेंट्स से चिल्ड्रन में या नहीं। लॉ ऑफ रिग्रेशन। It is often observed that children are the exact opposite of their parents. नेचर एंड बिहेवियर, इसमें क्या होता है? चलो इसमें तो ना शायद कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं वेरिएशन करें, वेरी करें, बट इसमें क्या होता है? एकदम ऑपोजिट होता है कि मॉम डैड के
मदर फादर के एकदम ऑपोजिट होता है चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर द लॉ ऑफ रिग्रेशन. This factor again is based on genetic transfer from parents to their offspring. The genes of commonality do not lapse and have a chance of being transferred in future generation. इसमें ना बच्चे क्या होता है, मैं तुमको बताती हूँ. जैसे ये मदर है, ये है फादर, अब इनका एक चाइल्ड है, ये इनका चाइल्ड हो गया, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं कि इनके जो जीन्स है इसमें ट्रांसफ़र हो, बट अब जैसे कि ये चाइल्ड है, चाइल्ड बड़ा हो गया, ये भी इसकी मदर आ गई, मतलब इसने शादी कर ली, और ये फादर हो गया, यही चाइल्ड, ठीक है. अब जो इसके बच्चे होंगे ना, इसका बच्चा हो गया, ठीक है. तो क्या पता है इसकी अब ये दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, तो इनके जीन्स क्या पता है इसमें ट्रांसफर हो जाए, इस चाइल्ड में, इनके लिखा है ना ये कि एंड हैव अ चांस ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर जनरेशन. शायद वो फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए, या फिर इसके भी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए. जैसे आपने कुछ कुछ ना बच्चे डिजीज देखे होंगे, जेनेटिक डिजीज होते हैं, जैसे किडनी फेलियर का डिसीज हमेशा जेनेटिक होता है मोस्टली केसेस में. और ये डायबिटीज आपने देखा होगा, जेनेटिक होती है. तो कभी कभी होता है कि यार इसकी मम्मी पापा को तो नहीं थी ये बीमारी, लेकिन इसको कैसे हो गई. वो कहाँ से आते हैं, या तो नाना नानी से आते हैं या दादा दादी से आते हैं. वो किसकी वजह से आते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन की वजह से. वो जीन्स इनके थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चे में, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि वो उस जनरेशन में जाए, अपने बच्चे में जाए, वो उसकी फ्यूचर या उसकी फ्यूचर जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं. उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन. अब ध्यान रखो मैंने आपको यहाँ पे तीन लॉ बताए हैं. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन. इसको आप भी अभी याद कर लो. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में मैंने क्या बताया था, एकदम सिमिलर, कि एकदम एग्जैक्ट. आप सिमिलैरिटी को ऐसे याद रखो, जेरोक्स कॉपी, एकदम सिमिलर होते हैं, एकदम रेप्लिका होते हैं अपने पेरेंट्स की जो बच्चे होते हैं. वेरिएशन को ऐसे याद रखो, वेरिएशन मतलब क्या होता है, वेरी, डिफरेंट, मतलब अलग भी हो सकता है, ठीक है. वेरी का मतलब क्या होता है, अलग भी हो सकता है. तो इसमें कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, कुछ चीजें मैच भी कर सकती हैं, ठीक है. और लॉ ऑफ रिग्रेशन को आप उसका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का एकदम ऑपोजिट करके याद कर लो, कि लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा. तो उसमें क्या होता है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन में वो ट्रांसफर हो सकते हैं. तो आपको ना क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सीटेट में बच्चे, कि क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जैसे एक केस दे देगा कि फलाना फलाना है, कि एक लड़की है, उसका नाम शांति है, और उसकी आई कलर, हेयर कलर, सब कुछ अपनी मॉम से मिलता है. तो वो कौन से लॉ के अंडर में मिलता है. आपको ऑप्शन दे देगा, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो आप सोचते कि पता नहीं यार कौन से लॉ में होगा, तो बट इसका कौन सा है, इसका आंसर होना चाहिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. अब आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि फलाना फलाना, जैसे कि राहुल है, उसको डायबिटीज है, बट उसके पेरेंट्स को डायबिटीज कभी नहीं हुई, उनकी हिस्ट्री में कोई मतलब उनकी मेडिकल हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब कि मॉम को भी नहीं है, डैड को भी नहीं है, बट राहुल को डायबिटीज है. तो आप कौन से लॉ के फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उसको डायबिटीज हो सकती है. तो इसमें क्या आएगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन आएगा. तीन ऑप्शन दे देगा आपको, चार ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ दी अबव भी आ सकता है. लॉ ऑफ वेरिएशन होगा, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन होगा. तो इसका आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन. या फिर एक दे सकता है आपको कि राम है, उसके कुछ कुछ फैक्टर्स तो अपनी मॉम पे मिलते हैं, बट कुछ कुछ फैक्टर्स किसी पे भी नहीं मिलते हैं. तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से लॉ पे डिपेंड करता है. तो आपको तीन दे देगा ऑप्शन, चार दे देगा, कि लॉ ऑफ रिग्रेशन होगा, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होगा, लॉ ऑफ वेरिएशन होगा. तो आप क्या मार्क करके आओगे, लॉ ऑफ वेरिएशन. तो बच्चे पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं सीटेट में, कि आपको ना एग्जाम्पल देंगे और आपको लगेगा ओ माय गॉड ये कितना बड़ा क्वेश्चन है. आप थोड़ा सा ना पैनिक हो जाओगे क्वेश्चन इतना बड़ा देख के. उसमें स्टोरी डाल देते हैं कि शांति को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो वो उस पर डिपेंड करती है. तो इसके लिए ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, इसलिए ना मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है बच्चे. तो आप इसको ना प्रैक्टिकली समझो, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, वेरिएशन और रिग्रेशन को, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी. अब इसमें प्रिंसिपल है, पीछे लॉ थे, अब क्या है, प्रिंसिपल्स. लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म्स. ओके, इसमें क्या दिया है,
The principle indicates that any temporary deformity in the living being does not affect the upcoming generation. अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे मदर, कोई डिसीज ही ले लो कि मदर को बीपी की प्रॉब्लम है या फिर उसको डायबिटीज है, डायबिटीज है, तो जरूरी नहीं है कि जो डिफॉर्मिटी है वो ट्रांसफर हो ही हो चाइल्ड में, ऐसा जरूरी नहीं है. This experiment was performed on 25 generation of the mouse. मतलब 25 जनरेशन में इसको एक्सपेरिमेंट किया था. सोचो 25 जनरेशन कितनी होती है. मतलब चूहा, माउस मतलब चूहा, चूहा उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, इसका बच्चा, 25 जनरेशन पे एक्सपेरिमेंट किया था. वेयर देयर टेल वॉज कट बाय द एवरी टाइम द नेक्स्ट जनरेशन बॉर्न विद द टेल. उसकी ना हर जनरेशन की ना टेल काट देते थे, वो पूंछ काट देते थे माउस की. लेकिन उन्होंने देखा एवरी टाइम द नेक्स्ट जनरेशन वाज बॉर्न विद द टेल. उन्होंने देखा कि 25 जनरेशन की टेल काटने के बाद भी जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो रही थी, जैसे 24 है, इसकी भी टेल थी, फिर काट देते थे, फिर 23 की थी, इसकी भी टेल थी, फिर 22 की, इसकी काट देते थे 23 की, फिर 22 की भी थी. मतलब हर जनरेशन की फिर से टेल पैदा हो रही है, फिर से टेल के साथ पैदा हो रहा है. तो जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें डिफॉर्मिटी थी, इसकी जैसे काट दी थी तो नेक्स्ट पे भी इम्पैक्ट डाले, ऐसा नहीं हो रहा था, बाकी की जनरेशन पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा था. तो वही जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, जिसको बीपी और डायबिटीज है मदर फादर में से किसी को, तो जरूरी है वो चाइल्ड में ट्रांसफर हो, जरूरी ऐसा नहीं है. इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. दिस शोज दैट जर्म सेल्स आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द एनवायरमेंट. जो जर्म सेल्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट करें. cells are while the somatic cells are transferred to the next generation, the germ cells are not transferred. जो germ cells होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना आप, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी जर्म प्लाज्म. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ मेंडाल. ओके, थ्योरी ऑफ मेंडाल. जॉन जॉर्जर मेंडाल said that nature always maintains a balance. जो नेचर होता है वो हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करता है. इफ अ सर्टेन फीचर इज नॉट विजिबल इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ कपल, दैट डज नॉट मीन इट इज लॉस्ट. दोज जीन्स आर स्टिल अलाइव एंड मे शो देयर इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन. मैंने अभी आपको समझाया ना कि जो जरूरी नहीं है दैट डज, अगर जैसे कि कपल है, एक मदर एंड फादर है, तो जरूरी नहीं है उनमें जैसे कुछ चीज दिख रही, मतलब उनमें कोई चीज है जो नहीं दिख रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉस्ट हो गया है, वो जीन हमें लॉस्ट हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो मे बी फ्यूचर की किसी जनरेशन में आपको दिखे, फ्यूचर में किसी भी जनरेशन में आपको दिख सकता है. अभी हमने देखा था ना 25 जनरेशन का उसने एग्जाम्पल दिया था, तो मे बी वो इसमें दिख जाए, मे बी वो इसमें दिख जाए, मे बी वो इसमें दिख जाए, मे बी वो इसमें दिख जाए. तो ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों में नहीं दिखा या फिर इन दोनों में नहीं दिखा तो वो लॉस्ट हो गया कम्प्लीटली. नो, वो लॉस नहीं हुआ है. वो ऐसा हो सकता है वो फ्यूचर में किसी भी जनरेशन में दिख जाए. ठीक है, जॉन जूनियर मेंडेल सेड दैट नेचर ऑलवेज मेंटेन्स अ बैलेंस. हमेशा बैलेंस मेंटेन करता है. इफ अ सर्टेन फीचर इज नॉट विजिबल इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ कपल, that does not mean it is lost. Those genes are still alive, जिंदा रह सकते हैं, and may show their impact on future generation. जो अभी मैंने समझाया. ठीक है बच्चे, थ्योरी ऑफ गाल्टन्स बायोमेट्रिक. अब पता है इसका ना आपको आ जाएगा कि कोई भी स्टोरी, जैसे मैंने बताया था ना, प्रैक्टिकल स्टोरी डाल के दे देगा वो और बोल देगा बताओ कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है ये. तो आपको क्या बताना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ मेंडाल पे बेस्ड है. ठीक है, थ्योरी ऑफ गाल्टन्स बायोमेट्रिक. ठीक है, Galton suggested that not all the specification of an individual are received from their parents to an individual, but also many times they are being inherited by the ancestors. This theory includes quality being transformed from grandmother or paternal grandmother grandfather. ये मैं बता रही हूँ ना कि गार्टन सजेस्टेड दैट नॉट ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिसीव. जरूरी नहीं है कि कोई भी जो सी क्वालिटी होती है या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन होता है वो सिर्फ मदर या फादर से है. मैंने अभी आपको बताया था ना, वो या तो मदर के मॉम डैड से भी आ सकता है या फादर के मॉम डैड से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, वो किसी से भी ट्रांसफर हो सकता है.
मैंने अभी बताया ना, जैसे कि कोई पेरेंट है, उनको डायबिटीज़ नहीं है, या फिर उनका कोई भी जेनेटिक डिसीज़ नहीं है, थायराइड वगैरह नहीं है, बट तुम देखोगे कि उनके बच्चों को हो जाती है, तो वो कहीं भी, दादा दादी, नाना नानी, कहीं से भी आ सकता है वो, ठीक है, वो डिसीज़ कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें गाल्टन्स बायोमेट्रिक में यही बोल रहे हो। तो आपको आपको ऐसे एग्जांपल दे देगा कि श्रुति है, उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, बट आप देखेंगे कि उसके ना मॉम को डायबिटीज़ है, ना ही डैड को डायबिटीज़ है। तो आप बताओ वो कौन से लॉ पे डिपेंड करती है? तो लॉ कौन से डिपेंड पे करती है, कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है? थ्योरी ऑफ गाल्टन्स बायोमेट्रिक पे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी ऑफ डार्विन। Theory of Darwin. Darwin suggests that often the change on the future generation is because of the change that are being observed in the environment and that impact an individual and his personality. ये बोल रहा है कि जो भी चेंजेस होते हैं ना, जो भी चेंजेस होते हैं किसी भी मतलब उसके पर्सनैलिटी में या फिर उसके एटीट्यूड में, बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल एंड हिज पर्सनैलिटी, ऑफन दीज पिक्ड अप हैबिट्स आर ट्रांसफर टू देयर अपकमिंग जनरेशन। जैसे जो भी चेंजेस होंगे ना, तो वो भी ट्रांसफर होंगे जो उनकी अपकमिंग, अपकमिंग मतलब आने वाली जनरेशन में भी दिख जाएंगे। जनरेशन, ठीक है। तो इस लॉ में ये बोल रहा है कि डार्विन सजेस्ट दैट ऑफन द चेंजेस ऑन द फ्यूचर जनरेशन इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट आर बीइंग ऑब्जर्व इन द एनवायरनमेंट एंड दैट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल एंड हिज पर्सनैलिटी, ऑफन दीज पिक्ड हैबिट्स आर ट्रांसफर टू। इसको ना आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि आपने देखा होगा पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, 90s में, 70s में, या फिर 1800 की सेंचुरी में चले जाओ, तब इतनी गर्मी नहीं होती थी 1800 में, ठीक है। तो तब के जो पेरेंट्स थे वो नॉर्मल लाइक 40 डिग्री, 35 डिग्री और 40 डिग्री को ना इजीली झेल लेते थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए और प्लैनेट अपना अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट होने लग गया, फिर उसके आगे की जो ईयर्स आने लग गए, फिर उसके बाद लोगों के लिए नॉर्मल हो गया 40 डिग्री, 42 डिग्री। फिर आगे आके और चेंजेस आने लग गए, फिर लोगों ने झेलना शुरू कर दिया 45 डिग्री टू 48 डिग्री। फिर उसके बाद और चेंजेस आने लग गए। अब क्या हाल है लोगों का कि हम 45 डिग्री टू 50 डिग्री आराम से झेलने लग गए हैं, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी यूज टू हो गई है। तो अब आप देखेंगे जो इनके पेरेंट्स थे, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, फिर वो चेंजेस इसमें गए, फिर वो चेंजेस इसमें गए, फिर वो चेंजेस इसमें गए, और अब वो चेंजेस इसमें आ गए हैं। तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, उसके चेंजेस भी अपकमिंग जनरेशन में आपको दिख रहे हैं। आप देख रहे हो कि आजकल का बच्चा भी 45 डिग्री झेल रहा है, 42 43 डिग्री में वो स्कूल जा रहा है, बट पहले शायद नहीं जा पाता, लेकिन ग्रेजुअली जब चेंज हुआ एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा हॉट होने लग गया, तो हमारे पेरेंट्स ने, फोर पेरेंट्स ने वो सब झेला, उनकी उनके जो चेंजेस थे वो हमारे पेरेंट्स की बॉडी में आए, फिर अब जो हमारे पेरेंट्स के चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी में आए, इसलिए हम वो सब झेल पा रहे हैं, ठीक है। इस लॉ में ये बोल रहा है कि डार्विन सजेस्ट दैट ऑफ्टन द चेंजेस ऑन द फ्यूचर जनरेशन इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस that are impact and observe in the environment and that impacts an individual and his personality, उसको भी चेंज करता है, एक इंडिविजुअल को भी और उसकी पर्सनैलिटी को भी। ऑफन दीज पिक्ड अप हैबिट्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर अपकमिंग जनरेशंस, ठीक है बच्चे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड, एनवायरमेंट एंड टाइप्स एंड इफेक्ट। The environment is an external factor that affect us present in our surrounding। अच्छा, environment क्या होता है? जो external factor होता है
हमारे आसपास का, सराउंडिंग का जो भी फैक्टर होगा, जो हमसे घिरा हुआ है, उसको सब कुछ एनवायरनमेंट में आता है। इसमें आपकी फैमिली आ सकती है, नेबरहुड आ सकता है, मीडिया आ सकती है। आप जहाँ भी जाते हैं वो सब एक एनवायरनमेंट है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक फैक्टर के अलावा भी एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक बच्चा है, दो बच्चों का एग्जांपल लेती हूँ। एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी। अब जो ए बच्चा है, उसका जेनेटिक फैक्टर भी बहुत अच्छा था, उसके पेरेंट्स वगैरह सब बहुत अच्छे थे, उसको एनवायरनमेंट भी एकदम ए क्लास मिला, ए क्लास एनवायरनमेंट मिला। ठीक है, सब कुछ उसको बहुत अच्छे से मिला, हेल्दी न्यूट्रिशन उसको खाना मिलता था, हेल्दी उसको सब कुछ मिलता था, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता था, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी था, बाहर कहीं भी जाता था बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, स्कूल उसका बहुत अच्छा था। अभी जो बच्चा है ना, उसका हेरिडिटरी फैक्टर भी इतना कुछ खास नहीं था, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिले जब वो वूम में था अपनी मदर के, और फिर जब वो बाहर आया तब भी उसको कुछ खास एनवायरनमेंट नहीं मिला, नॉर्मल नॉर्मल मिला। ठीक है, स्कूल भी बहुत बहुत अच्छे नहीं जा पाया, उसकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो अब आप देखेंगे कि जो ए बच्चा है और ये जो बी बच्चा है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि सब कुछ ना इन दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि बच्चे का कैसी ग्रोथ होगी, कैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी, क्या वो फ्यूचर में करेगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी यही होता है। Types of environment. There are basically two types of environment: internal environment and external environment. Okay, देखते हैं हमें internal और external में क्या क्या दिया है इन्होंने। The external environment is further divided into two types, namely physical environment, air, tree, animals, and social environment, groups, unknown people, etc. ठीक है। External environment is further divided into two, दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट की आसपास की आपकी एयर कैसी है, आपका ग्रीनरी है कि नहीं है, आप एनिमल्स है कि नहीं है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या हो गया कि आपके पीयर, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका ग्रुप कैसा है, आपका स्कूल में कैसा है, नेबरहुड में कैसा है, और अननोन पीपल जिनको आप जानते नहीं हो वो कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Effects of environment. Effects of an environment can be discussed on various factors. क्या क्या होते हैं? बॉडी, मेंटल एबिलिटी, थॉट प्रोसेस, इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड स्पेशीज। बॉडी मतलब कि कैसी बॉडी है उसकी, मेंटल एबिलिटी मतलब कितना ग्रैब कर सकता है वो चीज़ों को, थॉट प्रोसेस कैसा वो सोचता है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी सबकी अलग होती है, और स्पेसीज मतलब किस जाति का है वो, मतलब जाति एज एन ह्यूमन है, डॉग है, एनिमल है, या फिर बर्ड है, कौन है वो, स्पीशीज कौन सा है। ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस हो गई, इम्पोर्टेंस ऑफ heredity of an environment. Awareness of a child's heredity environment is important for teacher to understand their student. एक जो टीचर होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी हेरिडिटी कैसी है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है। आपने देखा होगा आजकल ना एक ट्रेंड चला है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, कि जब भी आप किसी प्राइवेट स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन कराने जाओगे ना, तो उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू होने लग गया है। बच्चे का तो होता ही है, उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। अब आप सोचेंगे कि, मतलब आपने सोचा होगा कि पेरेंट्स का क्यों होता है, तो पेरेंट्स का इसलिए होता है बच्चे इंटरव्यू, कि वो देखते हैं कि ये कैसा अपने बच्चे का एनवायरनमेंट देते हैं, या फिर मतलब कुछ कुछ फैक्टर्स तो पता लग जाते हैं ना, जेनेटिक जो ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट में। तो इस इनके जो पेरेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इतना अच्छा माहौल दे पाएंगे अपने स्टूडेंट को कि नहीं दे, बच्चे को कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे स्कूल का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या पता उसके घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा ना हो, तो वो कोप अप ना कर पाए। तो वो सब ना इंटरव्यू में ये सब देखते हैं। बच्चे का तो होता ही होता है कि बच्चे को कितना आता है, वो कितना ग्रैब कर पाता है, उसको कोई वैसे दिक्कत तो नहीं है कि वो, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है, या फिर आगे बहुत सारे डिसीज होते हैं, मैं आपको समझाऊंगी, वो तो नहीं है। बच्चे का तो इसलिए होता है। और पेरेंट्स का क्या होता है कि वो उसको वो माहौल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, जो हम दे रहे हैं एक बच्चे को अपने स्कूल में, जो हम एक
बताना चाहते हैं कि हम ये एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो वो आगे चल के, जैसे कि कुछ कुछ स्कूल्स में आपने देखा होगा कि इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है, तो पेरेंट्स का वो इंटरव्यू लेंगे, वो पेरेंट्स का भी इंग्लिश में लेंगे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि पेरेंट्स को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, कि वो आगे जाके जब बच्चा अपने स्कूल से घर जाए तो वहाँ पे भी वो इंग्लिश बोले, मतलब उसके पेरेंट्स उससे इंग्लिश में ही बात करें, ताकि हम लोगों को का जो एनवायरनमेंट है उस पर फ़र्क ना डाले वो बच्चा। ऐसा ना हो कि वो स्कूल में तो हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट, मतलब एकदम फेस टू फेस अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, और घर जाके वो हिंदी में बात कर रहा है, उसकी मम्मी पापा से हिंदी में बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी अपनी कोई भी मदर टंग में बात कर रहा है, भोजपुरी में बात कर रहा है, पंजाबी में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा नहीं, क्योंकि 4-5 घंटे में बच्चा कितना ही सीख लेगा, अगर उसके पेरेंट्स उसको नहीं सिखाएंगे तो वो 4-5 घंटे में कितना ही सीख लेगा स्कूल में, कितनी ही इंग्लिश सीख लेगा, अगर उसके पेरेंट्स उसको वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे तो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है वो, तो क्या बोल रहा है बच्चे इसमें, अवेयरनेस ऑफ अ चाइल्ड्स heredity environment is important for teacher to understand their student। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है वो, a balanced development, a balanced development for a child, it helps the teacher to provide a better learning environment in the school। इसमें क्या बोल रहा है, a balanced development for a child, it helps the teacher to provide a better learning environment in the school। अगर टीचर को ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी ना, बच्चे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट स्टूडेंट का, तो वो एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट दे पाएगी स्कूल में, उस चाइल्ड को बहुत कंफर्ट फील करा पाएगी। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो समझ लो कहाँ से बिलोंग करता है, वो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, वो या फिर नॉर्थ से बिलोंग करता है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, मतलब वो आउट दिल्ली के आउटसाइड स्टेट से बिलोंग करता है। तो जब वो इंटरव्यू वगैरह होगा ना, या फिर जब वो पहचानेगी ना कि इस बच्चे का जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि उसकी लैंग्वेज कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, या फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ नागज़ है, या फिर कुछ भी खारी है उसकी, कोई और है, फिर जम्मू कश्मीर में चले जाओ कोई और है वहाँ की, तो अगर उसको ये बात चीज़ें पता लग गई ना कि उसकी मदर टंग अलग है, उसका कल्चर थोड़ा अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी हेरिडिटी अलग है, तो उसको ना टीचर को अगर ये पहले से ही पता लगेगा, तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसको एनवायरनमेंट देगी, जो आपकी टीचर होती है उस बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देगी ताकि वो कंफर्ट फील करे, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये स- इसलिए टीचर को पता होना चाहिए कि जो बच्चा है उसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा एक क्लास में कितने वेरिएशंस होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से बिलोंग करता है, कास्ट में कितने वेरिएशंस होते हैं, पर्सनालिटी में कितने वेरिएशंस होते हैं, बट फिर भी वो बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सीखते हैं, क्योंकि टीचर हर स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, उसके कंफर्ट जोन के हिसाब से, उसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसके देखा होगा आपने कितने टीचिंग लर्निंग मेथड यूज करती है, ताकि हर बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चे को भी समझ में आए, थोड़ा वीक बच्चे को भी समझ में आए, एवरेज बच्चे को भी समझ में आए, और जो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हो उनको भी समझ में आए, जो एकदम से समझ जाते हैं उनको भी समझ में आए। तो ये सब चीज़ें टीचर के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स द टीचर टू नो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड अरेंज द एजुकेशनल एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली। अभी मैंने बताया ना, इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कि हर बच्चा, ए बच्चा, बी बच्चा, सी डी ई बच्चा, एफ जी एच आई, हर बच्चा ना एक दूसरे से अलग है। आप देखेंगे एक दूसरे से सब बच्चे अलग हैं। ठीक है, सब बच्चे अलग हैं, तो हर बच्चे के लिए टीचिंग लर्निंग मेथड भी अलग यूज़ करना पड़ेगा, उनके हिसाब से उनको कंफर्टेबल फिराने के लिए, फील कराने के लिए उनको एनवायरनमेंट भी अलग देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए टीचर को इस चीज़ से पता होनी ज़रूरी है। इट हेल्प्स द टीचर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन इन डिफरेंट सिचुएशन, कि वो कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, कौन सा बच्चा कैसे बिहेव करेगा। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है, कुछ बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से शांत रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर टीचर को पहले से ही पता होंगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको एनवायरनमेंट देगी। ठीक है, तो
awareness of a child's heredity and environment is important for a teacher to understand their student. A balanced development for a child, it helps the teacher to provide a better learning environment in the school. It helps the teacher to know the principle of an individual differences and arrange the educational experience accordingly. It helps the teacher to study the behavior of the children in different situation. अच्छा, अब आपको ना एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। जैसे कि जब हम छोटे थे तो स्कूल पे हमें पिकनिक पे ले जाया जाता था या फिर टूर पे ले जाया जाता था। तो क्या होता था बच्चा, आपने देखा होगा कि टीचर ना हर बच्चे का उसके हिसाब से ही उसका ध्यान रखती थी। जैसे क्लास का मॉनिटर कौन होता था, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बच्चा होता था उसको टीचर हमेशा क्लास का वो बना देती थी, मॉनिटर बना देती थी। तो उसको अब पता है कि मॉनिटर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अपना ध्यान खुद रख सकती है, बच्चा या बच्ची जो भी हो। लेकिन कुछ बच्चे बहुत नॉटी होते थे। मोस्टली कौन से बच्चे होते थे, जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो पीछे बैठते हैं, जो हँसते रहते हैं, जो खेलते रहते हैं, जो ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। तो जब वो पिकनिक पे जाते थे तो देखते होगे आप, उसके पीछे ना 3-4 टीचर्स ना हमेशा उन बच्चों पे नज़र रखती थी। क्यों नज़र रखती थी? क्योंकि उन्हें पता है ये बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे, खो जाएँगे या फिर किसी को खुद को हार्म कर लेंगे, किसी और को हार्म कर लेंगे। तो हमेशा टीचर ना उन पे ज़्यादा नज़र रखती है। क्योंकि उन्हें ना हर बच्चे का बैकग्राउंड पता है, हर बच्चे का एनवायरनमेंट पता है, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हर बच्चे की हरकतें पता है कि कौन-सी हरकत कर सकते हैं ये बच्चे। उसके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको अब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स दे दिए हैं। तो ना सीटेट में ऐसे भी आ सकता है कि वो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, पीछे बैठता है और टीचर उसको वहाँ पे ले गई, किसी पिकनिक पे या टूर पे ले गई। तो आप बताइए, आपके हिसाब से टीचर को क्या पता होना चाहिए उसके बारे में, ताकि वो उसको कंट्रोल कर पाए या फिर ताकि वो उसको केयर कर पाए टीचर। तो आप उसमें मार्क करेंगे उसको, उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए टीचर को। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।